हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और द वैल्यू क्रिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो अदर ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एज कंपेयर टू डेट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी पीछे रह जाता है व्हेन इट कम्स टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आखिर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है, ये चीज हम लोग आज के वीडियो के अंदर समझने का कोशिश करेंगे। देखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ देखता है कि कितना रुपए का रेवेन्यू हुआ, कितना रुपया खर्चा हुआ एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ इंक्रीज हुआ या नहीं। वेल्थ मतलब यहाँ पर उनका अर्निंग्स इंक्रीज हुआ या नहीं, एंड मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स by increasing the market price of the share, by increasing the value of the firm in the market। तो wealth क्या है? wealth है बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स, जो फायदा हमको मिलने वाला है आने वाले सालों में, उसका प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। क्योंकि देखो, आज अगर हमारे पास 100 रुपए है और 5 साल बाद मेरे पास अगर 100 रुपए होगा, तो वो 5 साल बाद के 100 रुपए का वैल्यू बहुत कम है आज के दिन एज कंपेयर टू हैविंग 100 रुपीज टूडे। क्योंकि देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज 100 रुपया, 5 साल बाद का 100 रुपया, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही फोकस करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स। जो फायदा हमको मिलने वाला है और जो खर्चा होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस पे हम लोग सारे डिसीजंस लेंगे। ठीक है, जैसे कि वेल्थ का डेफिनेशन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स, जो फायदा हमको मिलने वाला है आने वाले सालों में उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, जो खर्चा होने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू। अकाउंटिंग ये नहीं करता। अकाउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर पाता है। अकाउंट्स के हिसाब से आज 500 रुपए मिले या 5 साल बाद 500 रुपए मिलेगा, वो एक ही बात है। बोलते हैं मिल तो 500 ही रहा है, क्या दिक्कत है, आज मिले कि 5 साल बाद मिले। बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका मतलब आज का 100 रुपए और 5 साल बाद के 100 रुपए में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। देखना, we will first like to define what is wealth maximization model. Shareholders' wealth are the result of cost benefit analysis adjusted with their time and risk, that is time value of money. So wealth is the present value of the benefits minus present value of the cost. ठीक है, it is important that benefit measured by financial manager are in terms of cash flow. Financial manager should emphasis on cash flow for investment or financing decisions and not on accounting profit. तो हम लोग कैश फ्लो पे फोकस करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करते, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट तो बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स को और सबको कंसिडर कर लेता है। बट अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी ओनली कंसिडर कैश फ्लो, कितना पैसा आया या गया, हम उस पर फोकस करते हैं और उसका भी प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, the shareholders value maximization model holds that the primary goal of the firm is to maximize its market value and implies that business decisions should seek to increase the net present value of the economic profits of the firm. So for measuring and maximizing shareholders wealth, financial managers should follow. तो wealth maximization के लिए financial managers को क्या क्या करना जरूरी है? पहला, कैश फ्लो अप्रोच एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करते, हम देखते हैं कैश फ्लो कितना है, व्हाट इज द कैश इनफ्लो एंड व्हाट इज द कैश आउटफ्लो। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम में आएगा जब आगे चल के हम लोग
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसका मतलब है एक काम को करने में कितना रुपए का खर्चा हो रहा है और उससे कितना का फायदा हो रहा है, ये एनालिसिस करना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली अकाउंट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता, बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंडर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वी हैव टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाउ टू मेजर द वैल्यू और वेल्थ ऑफ द फर्म। एक ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ कैसे मेजर होगा? बेसिकली अगर कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट प्राइस को बढ़ाता है शेयर का, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बढ़ता है मार्केट में, तो हम बोलेंगे दैट इट इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, देखना अकॉर्डिंग टू वेन हॉर्न वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर। द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म स्टॉक represents the focal judgment of all participants as to what the value of the firm is. It takes into account present and prospective earnings, जो फायदा हो चुका है और जो फायदा होने वाला है, the timing and the risk of this earnings, the dividend policy, ये सब कुछ को कंसिडर करके मार्केट प्राइस जो है वो अपने आप डिसाइड होता है by the forces of demand and supply that bear upon the market price of the stock. The market price serves as a performance index or report card of the firm's progress. तो मार्केट प्राइस जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट प्राइस रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स का। It indicates how well management is doing on behalf of the stockholders. तो वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे कॉमन फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जैसे हमारा टोटल 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू सपोज मार्केट में 70 रुपीज है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 70, दैट इज 70 लाख रुपीज का हमारा फर्म का वैल्यू है मार्केट के अंदर। या फिर एक और फॉर्मूला, ये सब हम आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना सीखेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन है इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हम क्लास में उसको करेंगे। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, जो है उसको भी हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट why wealth maximization works. Before answer to this question, it is important to first understand and know the other goals. और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, जैसे हम अभी तक देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके अंदर तो हम समझ गए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन देयर कैन बी सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। वो अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, अचीविंग अ हायर ग्रोथ रेट। सेकेंड, अटेनिंग अ लार्जर मार्केट शेयर, ज्यादा मार्केट तक पहुंचना, ज्यादा कस्टमर्स को डील करना। गेनिंग लीडरशिप, बेस्ट बनना अपने फील्ड में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर्स, इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, improving community life, supporting education, solving social problems, etc. तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये सब अदर ऑब्जेक्टिव्स में आता है। सबसे मेन 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, though the above goals are important but the primary goal, सबसे पहला गोल remains to be the wealth maximization as it is critical for the very existence of the business enterprise. If this goal is not met, public institutions would lose confidence in the enterprise and will not invest further in the growth of the organization.
If the growth of the organization is restricted, then the goals like community welfare will not get fulfilled. तो बोल रहा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस खो देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगा तो एक टाइम आएगा जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज आवर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है ये? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन अगर एक के बारे में हम जाएंगे तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और हम हमेशा जो अपना डिसीजंस लेंगे कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए, ये सब कुछ हम सोचेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड